LNP रिन्यूएबल सिस्टम लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग MEP बेसिक्स पार्ट 3 के बारे में देखने वाला है। अगर आप पार्ट 1 और 2 मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल में हम लोग MEP बेसिक्स पार्ट 1 to 12 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसका अंदर जाके इंस्टॉल पार्ट को देख के आप समझ सकते हैं। हमारे डिस्कशंस में बहुत सारे जगह में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, कोऑर्डिनेशन रिलेटेड सिंबल्स, एक्रोनिम्स, शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज़ करेगा। अगर आप वीडियो देखने का टाइम कुछ डाउट आ रहा है तो आप ये वीडियो के ये पार्ट को देख के आप समझ सकते हैं। आज ये पार्ट में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाला है, मतलब अगर फायर फाइटिंग सिस्टम है, ओके, आप सिविल टीम का साथ इंटरफेस करके काम करने का उसका चार्ट क्या है, मतलब क्या क्या काम आप फायर फाइटिंग इंस्टॉल करने के पहले सिविल में करने का, हमारा फायर फाइटिंग का काम कंप्लीट होने के बाद सिविल का एक्टिविटी क्या क्या चलेगा, इसका बारे में आप समझना पड़ेगा ना। उसके लिए एक चार्ट है, उसका बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर एक चिल्लर यूनिट आ रहा है, ठीक है, साइट में, सो उसमें फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द मटेरियल सबमिटल से, ठीक है, टिल कमीशनिंग तक क्या क्या इसका बीच में एक्टिविटीज़ है, उसका बारे में हम लोग समझने वाला है। ओके, HVAC यूनिट्स में डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, मतलब कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम मतलब क्या है, ठीक है। अगर एक DX यूनिट है तो भी उसका अंदर क्या क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीट पंप का अंदर क्या क्या का कंपोनेंट्स है, वो कैसे काम करेगा, ओके। डेसिडेंट व्हील और हीट रिकवरी व्हील कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। अगर मान लो एक वॉल माउंट यूनिट है, उसका अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो कैसे काम करेगा बोल के हम लोग देखने वाला है। फायर फाइटिंग एंड सिविल एक्टिविटी इंटरफेस चार्ट में आप देखेंगे तो, ठीक है, एक प्रीडिसर सिविल एक्टिविटी फायर फाइटिंग पाइपिंग, ओके, उसका टेस्टिंग का पहले आप ब्लॉक वॉल को इंस्टॉल करने के उसके बाद ही आप फायर फाइटिंग पाइपिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड वो इंस्टॉल्ड पाइप को हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉल सीलिंग लगा के उसको बंद कर सकते हैं। फॉल सीलिंग काम का बाद ही आप फायर फाइटिंग एक्सेसरीज को फिक्स कर सकते हैं, स्प्रिंकलर को फिक्स कर सकते हैं, जोन कंट्रोल वाल्व को इंस्टॉल कर सकते हैं, कि होस कैबिनेट एंड ड्रिल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे लास्ट में फायर एक्सटिंग्विशन फायर ब्लैंकेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट एक फाइनल कोट, पेंट कोट है ना, आप दे सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक चिल्लर के एक साइट के लिए प्लान करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होता है आपको वो मटेरियल को, ओके, डिटेल्स, ओके, ऐसा डॉक्यूमेंट्स बना के आपको सबमिट करना पड़ेगा रिव्यू के लिए। किसी के पास क्लाइंट एक कंसल्टेंट को रिक्रूट करके रखेगा, वो टेक्निकली हर एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बंदा उसका साथ हो सकता है, वो रिव्यू करेगा, वो रिव्यू करके आपको कमेंट दिएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वो कमेंट को रेक्टिफाई करके उसको रीसबमिट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट को रेक्टिफाई किया तो आपका मटेरियल को अप्रूवल दिएगा। अप्रूवल लेने के बाद आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ओके, वो कंसर्न मटेरियल को अप्रूवल लेने का, मतलब वो मटेरियल को कौन सा लोकेशन में आप इंस्टॉल करने वाले हैं, उसको कैसे आप इंस्टॉल करने वाला है, वो सब के बारे में आपको आइडिया चाहिए, उसको डिटेल्स आप देना पड़ेगा। फिर आप प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ड्राइंग का सबमिट करने के बाद भी उसमें भी कुछ कमेंट दिएगा, उसको आप टिक करके उसको टिक करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में आप प्रोक्यूरमेंट प्लान कर सकते हैं, मतलब आपको ये मटेरियल की ज़रूरत कभी है, मतलब वो सबसे पहले लेके आके अगर मटेरियल ख़राब हो जाएगा तो उसका वारंटी पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो आपको दिक्कत है ना। सो इसके लिए आप प्लान करना पड़ेगा। मान लो ये 3 साल का प्रोजेक्ट है तो आपका सबसे लास्ट, ओके, सबसे थर्ड ईयर में, सबसे लास्ट ईयर में आप मटेरियल्स को लेके आने का, क्योंकि अगर आप कमीशनिंग का टाइम कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ आपको इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको टिक कर सकते हो। सो उसको सबसे प्लानिंग करने का, सो मतलब आपका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग शुरू करने के पहले आपको कैसे भी मटेरियल को इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, वो टाइम पीरियड भी आप प्लान करने का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट में टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करने का टाइम, ओके, ट्रायल टेस्टिंग करने का टाइम भी आप टाइम लेने का। सो सब हर एक लास्ट मिनट में नहीं करने का, उसके हिसाब से आप बराबर प्लानिंग प्रोक्यूरमेंट में करना पड़ेगा। प्रोक्यूरमेंट में फैब्रिकेशन का प्लान करने का, शिपमेंट का प्लान करना पड़ेगा, मतलब थ्रू एयर आप शिपमेंट करने के लिए प्लान है, और नहीं थ्रू शिप तो भी मतलब कैसे प्लान करवा रहे हैं, ठीक है। कभी आपको मटेरियल आने का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कस्टम्स क्लियरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप प्रोक्यूरमेंट में प्लान करना पड़ेगा। मटेरियल कभी आएगा, उसका साथ क्या क्या मटेरियल्स आप प्रोड्यूस करने के कस्टम क्लियरेंस के लिए, वो सब चीज़ आप प्लान करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में मटेरियल तो साइट में आ जाएगा, आप क्या करने का, रिसीव्ड मटेरियल को भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मटेरियल सबमिट किया ना, उसके हिसाब से वो सेम मटेरियल आ चुका नहीं चुका हो, उसमें कुछ डिफरेंस है नहीं है, वो सब चीज़ आप रिव्यू करके उसको भी अप्रूवल लेने का। उसका बाद, ओके, आपका ड्राइंग के हिसाब से आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, आप हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एक्टिविटी चिल्लर में करना पड़ेगा। सो ऐसे ही एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आएगा। मटेरियल सबमिटल, ड्राइंग सबमिटल, प्रोक्यूरमेंट, फैब्रिकेशन, शिपमेंट, रिसीवल, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम,
सो मतलब नॉर्मल सिस्टम से ये कंफर्ट एयर कंडीशनर में डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें ओके हम लोग हर एक कंडीशंस को हम लोग खुद प्रोसेस करके ओके एक इंडोर इन्वायरमेंट हम लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं। मतलब उसका अंदर हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना ज़रूरत है, इंडोर का एयर क्वालिटी कितना होने की, सब चीज़ हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का फैसिलिटीज़ है, ठीक है। सो नॉर्मल एसी में आप दिखाएगा तो इसमें एक इंडोर यूनिट हो सकता है, एक आउटडोर यूनिट हो सकता है। नॉर्मली कूलिंग के लिए हम लोग रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करेगा, उसका काम एज अ हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस क्या करेगा, ठंडा वाला रेफ्रिजरेंट अंदर जाके हमको ठंडा हवा है ना वो कंसर्न रूम का अंदर दिएगा, उसके बाद उधर से हीट को ऑब्जर्व करके निकाल के हम लोग आउटडोर यूनिट से बाहर भेजेगा, ठीक है। सो एक DX यूनिट, सो मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन यूनिट, एक एयर कंडीशनिंग यूनिट है। उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है, एक कंडेंसर कॉइल हो सकता है उसके अंदर, उसके बाद एक 2 फैंस हो जाएगा, ठीक है। फिर कंप्रेसर्स, ओके, एक्सपेंशन वाल्व्स, एवापोरेटर कॉइल एंड सबसे इंपॉर्टेंट में हमको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, सेट पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग थर्मोस्टैट्स यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सो थ्रू विद द हेल्प ऑफ द एवापोरेटर कॉइल वो कंसर्न रूम का अंदर हम लोग कूलिंग एस्टैब्लिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द फैंस, एंड विद द हेल्प ऑफ द कंडेंसर कॉइल हम लोग हीट को बाहर निकाल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द फैंस हमारा गर्म हवा को बाहर भेज रहे हैं हम लोग। एक DX यूनिट देखने के लिए कैसी दिखाएगा बोल के उसका पिक्चर हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ, ठीक है। सो ये इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप देखेगा तो एकदम लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड है ना, वो अगर व्हेन इट कम थ्रू द फैन क्या हो जाएगा, ठंडा हवा आ जाएगा, उसका टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद ओके वंस व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द रूम तो क्या हो जाएगा, उसमें होने वाला टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके, हीट को ऑब्जर्व करके एज वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। वो वेपर को हम लोग क्या करेगा, सो सबसे लास्ट में वो इधर से मतलब हमारा रूम से बाहर पहुंचने के टाइम उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा हाई प्रेशर वेपर वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ फैन वो गर्म हवा को ठीक है बाहर भेजेगा, ठीक है। सेम में हीट पंप सो मतलब बाकी सब नॉर्मल एयर कंडीशनिंग यूनिट से हीट पंप कैसे डिफरेंट है, मतलब एक हीट पंप से आप कूलिंग मोड भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब ऐसा AC भी काम करेगा, एंड हीटिंग मोड भी एक हीट पंप पे आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा हीटर भी काम हो जाएगा। मतलब एक हीट पंप से आप 2 काम कर सकते हैं, ये ऐसा AC भी काम करेगा फॉर कूलिंग पर्पस एंड ऐसा हीटर भी काम कर जाएगा, ठीक है। सो ये की सिंपल डिफरेंस है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्सिंग वाल्व हम लोग ये एंटायर प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। मान लो इसमें ओके लगभग 2 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस इसका अंदर है, ठीक है। 2 कॉइल्स हो सकते हैं, एक कंडेंसर कॉइल है, दूसरा तो एवापोरेटर कॉइल है। सो कभी भी आप एक कूलिंग एक कंसर्न रूम का अंदर एस्टेब्लिश करने का तो वो रूम का बगल में एक कॉइल होने का, वो तो एवापोरेटर कॉइल ही होने का, ठीक है। एंड 2 फैंस इसके अंदर हो जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व से एंड रिवर्सिंग वाल्व से। ये रिवर्सिंग वाल्व से आप क्या कर सकते हैं, एक कंडेंसर को ऐसा एवापोरेटर कॉइल चेंज कर सकता है, एक एवापोरेटर कॉइल को ऐसे कंडेंसर चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल काम हम लोग हमारा हीट पंप का अंदर कर सकते हैं। सो मतलब इसका वर्किंग ऑपरेशन के बारे में देखिए तो DX यूनिट कैसे काम किया, उसे एज अ सेम क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ अ लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड वो कंसर्न रूम का अंदर व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सप्लाई एयर वो उसको ठंडा करेगा, ओके। सो इसके वजह से वो कंसर्न रूम का अंदर आप कूल एयर भेज सकते हैं, ठीक है। सेम वे में भी उसका अंदर का हीट को ऑब्जर्व करने के लिए ओके ये लिक्विड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऑब्जर्व करने के बाद एज अ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ फैन ओके एंड विद द हेल्प ऑफ द कंडेंसर कॉइल ओके हम लोग बाहर भेजेगा, ठीक है। सेम में हीटिंग मोड में क्या हो जाएगा, ये सेम प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। सो मतलब हमारा रूम का अंदर ठीक है हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा रूम का अंदर स्पेशली हीटिंग मोड में क्या हो जाएगा, रूम का अंदर हमारा कंडेंसर कॉइल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको गर्म टेम्परेचर मेंटेन करने का ना। एंड हमारा आउटडोर साइड में आउटसाइड एयर का साइड में हमारा एवापोरेटर कॉइल आ जाएगा। सो मतलब दिस इज द बेसिक डिफरेंस विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द हीट पंप। वो एंटायर प्रोसेस सेम उल्टा में काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो गर्म के लिए गर्म हवा इसके अंदर जाएगा, ठीक है, उसका अंदर का चिलनेस को ऑब्जर्व करके लेके आके बाहर भेजेगा, ठीक है।
सो हीट पम्प्स मतलब एकदम बेस्ट है हर एक क्लाइमेट कंडीशंस के लिए, ये कन्वेंशनल है। ओके, ये रिवर्स मोड में हमको काम कर सकता है, मतलब समर में कैसे काम करने का वो कूलिंग का काम भी करेगा, ड्यूरिंग विंटर हमको हीट प्रोवाइड करने का काम भी एक हीट पम्प करेगा। ठीक है, अगर इसका एंटर लूप के बारे में आप देखेगा तो नॉर्मली, ठीक है, इसमें दो पाइपिंग्स हो सकते हैं, एक तो सप्लाई पाइपिंग है, दूसरा तो रिटर्न पाइपिंग है। ठीक है, सप्लाई पाइपिंग ओके किधर किधर जाएगा, नॉर्मली हमारा चिल्लर, ओके हमारा इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट, उधर से हमारा चिल्लर से वो कूलिंग टावर, विद द हेल्प ऑफ अ पंप हम लोग कूलिंग टावर के बचेगा, फ्रॉम द कूलिंग टावर दोबारा चिल्लर का अंदर ही, उसका बाद वो कंसर्न यूनिट्स के लिए जाएगा। ठीक है, अगर इसका कॉन्सेप्चुअली पावर के बारे में आप देखेगा तो सिर्फ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके हम लोग 4 किलोवाट आवर ऑफ हीट एक हीट पंप से जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये इसका फ़ायदा है, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है हीट पंप यूज़ करने के लिए। ठीक है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग ऑलरेडी बता चुका होगा, अगर आपको हीट को एस्टेब्लिश करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कंडेंसर का अंदर रख सकते हैं, ओके एंड एवापोरेटर कॉइल को बाहर रख सकते हैं। अगर नहीं कूलिंग एस्टेब्लिश करना है तो एवापोरेटर कॉइल अंदर आ जाएगा एंड हमारा कंडेंसर कॉइल बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो एक हीट पंप कैसे काम हो जाएगा उसको कूलिंग मोड में बोल के एक पिक्चर हम लोग एक वीडियो इसमें हम लोग दिखा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डेजरेंट व्हील, इसको हीट रिकवरी व्हील बोल के भी बताएगा। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, नॉर्मली एक हीटिंग कॉइल आ जाएगा, ठीक है, सप्लाई फैन, एग्जॉस्ट फैन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो डेजरेंट व्हील और रिकवरी व्हील, उसको चलने के लिए हम लोग व्हील मोटर को यूज़ करेगा। ठीक है, नॉर्मली ये कैसे काम हो जाएगा, सो कभी भी हम लोग हमारा रिटर्न लाइन में हवा आ रहा है ना, सो वो तो 100% गर्म तो नहीं हो जाएगा, उसके अंदर भी कुछ चिल्लस हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो आने वाला हवा को हम लोग ये हीट रिकवरी व्हील और डिसेंट व्हील में पास किया तो क्या हो जाएगा, वो चिल्लस वो व्हील में ट्रांसफ़र होकर दोबारा हमारा सप्लाई लाइन को आ जाएगा। सो इसका वजह से हम लोग एनर्जी एफिशिएंट मेथड में यूज़ कर सकते हैं। इसके वीडियो के बारे में आप देखेगा तो नॉर्मली, ठीक है, आप इजीली समझ सकते हैं। मतलब हम अगर आप हीट का ज़रूरत है तो भी हीट रिकवरी व्हील से आप उसको पकड़ सकते हैं, अगर नहीं ठंडा का रिक्वायरमेंट है तो भी उसको भी आप हीट रिकवरी से पकड़ करके आप रीयूज़ कर सकते हैं। वॉल माउंटेड यूनिट, इसके बारे में आप देखेगा तो नॉर्मली टेम्परेचर को एग्जैक्टली समझने के लिए, मेजर करने के लिए हमको थर्मोस्टेट्स इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, अंदर आने वाला हवा को फिल्टर करने के लिए हम लोग फिल्टर्स यूज़ करेगा। इसके अंदर एक फैंस हो सकते हैं, कूलिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए कूलिंग कॉइल है, हीटिंग एस्टेब्लिश करने के लिए हीटिंग कॉइल इसके अंदर हो सकता है। एंड नॉर्मली ये हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस एक जगह में कन्वर्शन प्रोसेस हो रहा है ना, हीटिंग से कूलिंग, कूलिंग से हीटिंग, कुछ जगह में क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एवापोरेशन प्रोसेस, ओके, सो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लिक्विड को एज अ वेपर हम लोग कन्वर्ट कर रहा है ना, सो इसके वजह से कुछ ह्यूमिडिटी इसके अंदर होने का पॉसिबिलिटी, इसके वजह से हमको क्या करने की, ड्रेन सिस्टम इसके अंदर बना के रखने का, वो क्या कर जाएगा, वो रेसिडुअल है ना, जैसे मतलब वो ड्रेन ड्रॉप्स है ना, ओके, ड्रेनिंग ड्रॉप्स, उसको कलेक्ट करके बाहर भेज सकते हैं हम लोग। ये कैसे काम करेगा बोल के एक वीडियो उसमें दिखा चुका हूँ। इसके अंदर आप देखिएगा तो एक्सपेंशन वाल्व्स बहुत रोल प्ले करवा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग सेंसर बल्ब से हम लोग एग्जैक्ट टेम्परेचर को मेजर करके हमारा काम करवा रहा है। सो अंदर में हम लोग कूलिंग हवा दे रहे हैं एंड हमारा आउटडोर के लिए हम लोग गर्म हवा भेज रहे हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। अगर यह वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्तों के साथ भी आप शेयर करवा दो। आप इससे ऐसा सीखने का, बहुत सारे चीज़ सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रैडली, डेल्टा पीएलसी में कैसे प्रोग्राम करने का, एज सर्टिफिकेट पर्सन बनने का तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इसमें भी ट्रेनिंग देंगे। अगर मान लो जीसीसी कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई में आप काम करने के लिए प्लान में आपको मौका भी मिल रहा है, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज, PAVA सिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली MEP कोऑर्डिनेशन रिलेटेड काम आपको मिल रहा है। उसमें आप काम करने के लिए मौका मिल रहा है। आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते, तो उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग दिएगा। अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन आप क्या सकते हैं, हमारे से ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप GCC कंट्री में जाने के काम कर रहे हैं तो भी आप वो कंसर्न फील्ड में आपको खुद डेवलप करके इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है,
BEB4 बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने से भी उसका सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकते हैं, उसमें आपको क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने का, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर से फेंसिंग लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।